हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। बच्चों, यदि आप 12th क्लास में या किसी और क्लास में हैं और छंद की तैयारी कर रहे हैं तो आज के इस लेक्चर में आप सीखने वाले हैं सोरठा छंद। इसको कैसे लिखना है, एग्जाम्पल्स कौन सा याद करना है, बिल्कुल जो सरल हो उसे आपको तैयार करना है। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा दोहा छंद। यदि पढ़े तो ठीक है और नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं है। कबीर का दोहा आपने पढ़ा, 6 क्लास से ये दोहा चलने लगता है। रहीम का दोहा पढ़ा होगा आपने। उसी में से यदि आपको दोहा बन रहा है तो उसका थोड़ा सा उल्टा रूप कर देंगे तो सोरठा छंद मिल जाता है। ठीक है, तो यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। कितना लिखना है? सोरठा छंद जो है अर्ध सम्मात्रिक छंद है जो कि दोहे का उल्टा होता है। क्या क्या पॉइंट याद कर रहे हैं आपको भाई? एग्जाम में एकदम उतना ही लिखना है जितना कि आपको नंबर मिल जाए। जैसे 2 नंबर का आता है तो 2 लाइन का परिभाषा और 2 लाइन का उदाहरण। तो पहला पॉइंट है इसका कि अर्ध सम्मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि मात्रा के आधार पर इसकी गणना करते हैं। वो मात्रा हम आपको अभी सिखाएंगे। अर्ध सम्मात्रिक छंद है, दोहे का उल्टा रूप है। मतलब दोहे को उल्टा कर दें, अभी मैं दोहे को उल्टा करके भी यहां पे दिखाऊंगा। इसके विषम चरणों में 11-11 मात्राएं होते हैं और ये दोहे की बात करेंगे तो दोहे के सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक बच्चों, आगे देखिएगा, सम चरणों में 13-13 मात्रा होती है। सम और विषम चरण का मतलब देखिए, 4 चरण का कोई दोहा होगा, दोहा की मैं बात करता हूं। 4 चरण का दोहा होगा तो पहला और तीसरा जो चरण है वो विषम चरण कहलाएगा, दूसरा और चौथा जो है सम चरण। ऐसे ही सोरठा छंद है, उसमें 4 चरण होंगे। तो दोहा को जब हम उल्टा करेंगे तो सोरठा मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका यदि विषम चरण पहला और तीसरा होगा उसमें 11-11 मात्रा होंगी, सोरठा की बात कर रहा हूं। और सम चरणों में 13-13 मात्रा होगी। यानी सोरठा जहां पे छंद होगा वहां पे पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में यानी सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है। इसके अंत में लघु अवश्य होता है, लघु होना आवश्यक है। ठीक है, बाकी आप लोग देखिए दूसरे और चौथे चरणों के आरंभ में जगड़ नहीं होना चाहिए। अरे भैया, जगड़ का मतलब एमाता राजभवन सलगा। ठीक है, जब इसके माध्यम से आप ऐसे एगड़ हो जाता है, माँ से मगड़ हो जाता है, ता से तगड़ हो जाता है, या माता राज, रा से रगड़ हो जाता है, राज जा से जगड़ हो जाता है, ऐसे करके उसको तैयार करना पड़ता है। तो मेन फैक्ट आपको लिखना है। पहला पॉइंट, सोरठा जो है अर्ध सम्मात्रिक छंद है जो कि दोहे का उल्टा है। इसके विषम चरणों में 11-11 मात्राएं होती है और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है। अभी आप इस एग्जाम्पल को थोड़ा समझें। ये आपका उचित सोरठा है, मतलब जो होना चाहिए। उदाहरण देखिए, जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करी बरबदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। यदि आप लोग रामायण सुने होंगे तो रामायण का जो स्टार्टिंग होता है ना तो यहीं से होता है, जो सुमिरत सीधी होई गणनायक करि बरबदन। ये हमारा हिंदू धर्म का, जब भी रामायण होता है, मैं किसी धर्म की अवहेलना या यहां पर प्रचार नहीं कर रहा हूं। करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ये रामायण का स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ये आपका सोरठा हो जाता है। ठीक है, जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक करि बरबदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अब इसका हम थोड़ा सा आपको अंकन करते हैं। देखिए, ये जो आपका है बच्चों, ये दीर्घ है, ये सु लघु है, ये लघु है, ये लघु और ये लघु, 4 लघु हो गया। यहां भी सीधी लघु लघु है, फिर ये आपका दीर्घ है, फिर लघु है। अब इसको काउंट करो, इसको काउंट करो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 से 11। तो देखो, ये जो पहला, इसमें 11 चरण हो गए। ऐसे यहां पर देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। देख लो, 13 हो गए। तो इस प्रकार से पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती है बच्चों। आगे इसमें भी आप देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, यहां पर इसको 6 और यहां पे आपका 6, 7, 8 और 9, 10 और इसका एक छोटा ही होगा तो आपका 1 हो जाएगा, तो 11 हो गया। ठीक है, यहां पर छोटा है और यहां पर 2 शब्द हैं तो ये हो जाएगा
ये आपका सिंगल, तो कितने हो गए 3 3 दूना 6, 7 1 8, 9 1 10, 11 12 13। अब देखो इसमें 13 चरण हो गया। ये चीज है जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक करिबर बदन, ये आपका सबसे बेहतर उदाहरण है। और यदि आपसे दोहा बन रहा रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। तो ये रहीमन धागा प्रेम का, अब यदि इसको उल्टा कर दो, मत तोड़ो चटकाए रहीमन धागा प्रेम का, जुड़े गांठ पर जाए टूटे से फिर ना जुड़े। यदि इसका उल्टा करोगे तो आपको सोरठा, सोरठा दोहा का है, उल्टा करने से प्राप्त होता है। ओके बच्चों, तो फिलहाल आज आप लोग सोरठा में कितना लिखना है, कैसे लिखना है, इसलिए मैं ये वीडियो प्रोवाइड कर दिया हूं। इसके पहले भी आपको वीडियोज प्रोवाइड किए गए थे, लेकिन इस वर्ष मैं सोचता हूं कि हिंदी ग्रामर का जो पोर्शन है वो अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया हिंदी इंग्लिश का, तो वहां से भी आप देख लेना, बाकी आप लोग तैयार करते चलें। ओके, तो सोरठा छंद क्लियर। अर्ध सम्मात्रिक छंद बच्चों दोहे का उल्टा है। विषम चरणों में पहले और तीसरे में 11 11 मात्राएं, और सम चरणों में दूसरे और चौथे में 13 13 मात्राएं होती हैं। आप लोग जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धिराज शुभ गुण सदन, ये आप लोग तैयार कर लें। कवित्त छंद को कैसे लिखना है, सबसे बड़ी बात यह होती है, कुछ बच्चे के मन में डाउट रहता है कि सर हमारी बुक्स में 6 चरण हैं, 7 चरण हैं, 8 चरण हैं, क्या हमको 5 लाइन तैयार करना पड़ेगा, 7 लाइन 8 लाइन, कुछ उदाहरण 7 7 8 8 लाइन होते हैं। लेकिन बच्चों मैं यहाँ पे आपको एकदम सटीक लेकर आया हूँ, जो कि सरल भी हो और आपको याद भी हो जाए। तो सबसे पहले परिभाषा देखिए कि यह एक वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद किसे कहते हैं, जिसको हम वर्ण के आधार पर गिनते हैं बच्चों, मात्रा के आधार पर। जैसे आप सोरठा छंद पढ़ेंगे, दोहा छंद पढ़ेंगे, इनकी जो हम गणना करते हैं मात्रा के आधार पर करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम वर्ण के आधार पर करेंगे। जैसे मात्रा के आधार पर जब करते हैं तो यहाँ पर पुजारी, तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, इसकी मात्रा 2 हो जाएगी, है ना। दीर्घ शब्द में इसकी 2 हो जाएगी, लेकिन हम वर्ण के आधार पर पढ़ेंगे तो 3 ही वर्ण है, पुजारी। ठीक है, फिर समझे मात्रा और वर्ण में क्या डिफरेंस होता है। जैसे पु, छोटा पु है तो ये आपका लघु है, जा बड़ा जा है तो दीर्घ है, री बड़ा री है तो दीर्घ है। लेकिन वहीं पे यदि हम वर्ण की बात करेंगे तो 3 वर्ण है, पु जा री 3 वर्ण है। ठीक है, तो बच्चों जब भी वर्णों के आधार पर गणना की जाती है तो वर्णिक छंद होता है। तो कवित्त एक वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 और 15 के विराम से 31 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं बच्चों, 31 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। गुरु का मतलब क्या होता है, गुरु किसे बोलेंगे, दीर्घ को ना बड़ा शब्द होना चाहिए। चलिए ठीक है, इसको हम काउंट करेंगे। तो एग्जाम में कैसे लिखना है, वर्णिक छंद है, याद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 और 15 के विराम से 31 वर्ण होता है, मतलब एक चरण 31 वर्ण का होगा। तो एक चरण कितना कहलाएगा, सच्चे हो पुजारी तुम प्यारे प्रेम मंदिर के, उचित नहीं है तुम्हें दुख से कराए ना, ये आपका एक चरण हुआ। ठीक है, करना पड़े जो आत्मत्याग अनुराग बस, तो तुम संघर्ष निज भाग को सराहे ना, ये आपका दूसरा कंप्लीट होता है। अब इसको हम वर्ण के आधार पर काउंट करेंगे तभी तो क्लियर हो पाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, सच्चे सा और चे तो 2 हो गया, फिर यहां पर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो देखिए अर्ध चरण में 16 हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब इसमें 16 थे और इसमें 15। 16 और 15 में के बीच विराम है, देखिए विराम है, और टोटल 31 वर्ण हो गया। प्रत्येक चरण, ये एक चरण है, इसके 15 और 16 के विराम से, मतलब ये 15 और हो गया, ये पहला 16 हो गया, देखिए 16 और फिर 15 के विराम से 31 वर्ण हो गया। इसी प्रकार आगे भी चेक कर लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, देखिए 16 हो गया, यहां पर विराम लगाओ, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये 16 और 15 के बीच में ये दोनों मिलाकर के एक आपका चरण कहलाता है, और टोटल प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। बढ़िया, आप लोग कभी भी उदाहरण याद करो ना, याद नहीं हो पा रहा, इसको बढ़िया लिख करके अपने जहां पे आप चारपाई के सामने सोते हैं इसको लिख लो, और एक बार सुबह उठो और बढ़िया पढ़ो। सच्चे हो पुजारी तुम प्यारे प्रेम मंदिर में, याद करने का तरीका भी है, ऐसा नहीं कि सच्चे हो पुजारी प्यारे प्रेम मंदिर के, ऐसा यदि आप
सुलेख बांचना जिसे बोलते हैं, ऐसा आप बांचोगे तो कभी याद नहीं होगा। इसको फ्लो से तैयार करना है। सच्चे हो पुजारी तुम प्यारे प्रेम मंदिर के, एक ही लाइन में देखो ना, सच्चे हो पुजारी तुम, सच्चे हो पुजारी तुम प्यारे प्रेम मंदिर के, उचित नहीं है तुम्हें दुख से कराहे ना, करना पड़े जो आत्म त्याग, देखो जरा, करना पड़े जो आत्म त्याग अनुराग बस, तो तुम संघर्ष निज भाग को सराहे ना। हम लोग ऐसे ही याद करते थे, सच्चे हो पुजारी तुम प्यारे प्रेम मंदिर के, बढ़िया लय से तैयार करो। सच्चे हो पुजारी तुम प्यारे प्रेम मंदिर के, उचित नहीं है तुम्हें दुख से कराहे ना, करना पड़े जो आत्म त्याग अनुराग बस, तो तुम संघर्ष निज भाग को सराहे ना। और गारंटेड कहता हूं, लिख के आप टिका दो, कहीं भी लिख के टिका दो। सुबह जब आप उठते हो तो इसे आप तैयार कर लो, एक बार पढ़ लो, फिर शाम को एक बार, 2-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। क्योंकि आप सोरठा छंद तो आसान है, दोहा छंद तो आप रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, टूटे तो गांठ पड़ जाए, ये आपका दोहा छंद है। इसका उल्टा कर दोगे सोरठा आ जाएगा। सोरठा में आप जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक करीबर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धिराज सुगुण सदन। तो बच्चों, जो आप लोगों की सिलेबस में छोटा होता तो उसे याद कर लेते। ये 4 लाइन का कैसे याद करने भैया, लॉजिक से, सरल भी है। सच्चे हो पुजारी तुम प्यारे प्रेम मंदिर के, उचित नहीं है दुख से कराहे ना, करना पड़े जो आत्म त्याग अनुराग बस, तो तुम संघर्ष निज भाग को सराहे ना। ऐसा होता है। ओके, तो कवित्त छंद आप लोग तैयार कर लें और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि पूछा जाता है प्रश्न में कि सवैया छंद को उदाहरण से समझाइए, तो सवैया छंद का थोड़ा सा आपको जो भी परिभाषा है उसको लिखना है। फिर उदाहरण में आप मत्तक यंद छंद अर्थात मत्तक यंद सवैया या कि आप दुर्मिल सवैया, किसी का भी उदाहरण लिख सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि मत्तक यंद सवैया को उदाहरण से समझाइए या दुर्मिल सवैया को उदाहरण से समझाइए। तो क्वेश्चन किसी प्रकार से घुमा के पूछा जा सकता है, इसलिए आपको यहां पर सवैया छंद तो मान लीजिए इसकी परिभाषा पढ़नी ही पढ़नी है। मत्तक यंद सवैया और दुर्मिल सवैया जो आपके सिलेबस में है, 2 प्रकार से सवैया आपको तैयार करना है। सबके सब छंद ही हैं, मत्तक यंद छंद भी कह सकते हैं हम, दुर्मिल छंद भी कह सकते हैं, लेकिन किस छंद के प्रकार हैं, वो सवैया छंद के प्रकार हैं। तो सबसे पहले सवैया छंद के बारे में लिखें कि ये आपका वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद का मतलब क्या होता है कि वर्णों के आधार पर इनके हम गणना करते हैं। इनके प्रत्येक चरण की जब हम गणना करते हैं तो उनमें वर्ण कितने हैं, इस आधार पर ये डिनोट होता है कि ये सवैया छंद है। 22 से लेकर 26 वर्णों तक के छंद सवैया छंद कहलाते हैं। यानी यदि एक चरण में 22 से लेकर 26 वर्ण हैं, एक चरण में 22 से लेकर 26 वर्ण हैं, तो आपका सवैया छंद कहलाएगा। इस छंद में मुख्य भेद मदिरा, चकोर, मत्तक यंद, अरसात, किरीट, दुर्मिल, सुंदरी, मुक्तारा आदि 7 से 8 प्रकार के होते हैं। कहने का मतलब, भेद का मतलब होता है प्रकार। लगभग 7-8 प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं, जैसे मैंने आपको सबसे बेहतर बताया दुर्मिल और ये मत्तक यंद, ये 2 छंद हैं जो आपके सिलेबस में है सवैया छंद के अंदर। बाकी चकोर, मदिरा, अरसात, ये सब मतलब सवैया छंद के ही प्रकार हैं। सुंदरी, ठीक है, तो इनको आपको नहीं पढ़ना है। इनमें से 2 छंद यानी सवैया छंद के 2 प्रकार दुर्मिल और मत्तक यंद के उदाहरण आपको समझना है। इनकी गणना कैसे करते हैं बच्चों, वर्ण के आधार पर। यदि एक वर्ण है उससे हम 1 काउंट करेंगे। टोटल चरणों में कितना वर्ण होना चाहिए, 22 से लेकर 26 वर्ण, जिसमें से हम पहला देखते हैं मत्तक यंद सवैया। अब इसमें उदाहरण भी कितना लिखना ये भी सीखना है बच्चों। मत्तक यंद सवैया में क्या होता है कि 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं। प्रत्येक में 23 वर्ण होते हैं, ठीक है। वर्ण 7 भगड़ और 2 गुरु के क्रम में होते हैं। अब ये भी नहीं तैयार करोगे तो भी चलेगा, बस इतना आपको क्लियर रहना चाहिए कि मत्तक यंद सवैया में कितने चरण, 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितने वर्ण, 23 वर्ण होते हैं। ये आपका मत्तक यंद सवैया है। और यदि हम दुर्मिल की बात करें तो दुर्मिल सवैया के हर चरण में 8 सगड़ पाए जाते हैं। वर्ण संख्या 24 मानी गई है, ठीक है। इसका दूसरा नाम चंद्रकला है, मतलब दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम चंद्रकला होता है। तो जब किसी चरण में 23 वर्ण है तो आपका मत्तक यंद सवैया कहलाता है। लेकिन यदि वर्णों की संख्या 24 है बच्चों तो आपका वो कहलाता है क्या, दुर्मिल सवैया। एग्जाम्पल्स आपको याद करना ही पड़ेगा, आप कुछ भी करें आपको तैयार करना पड़ेगा। इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि आप लॉजिक से तैयार करो या कि हम कम तैयार करें। जैसे बोला गया कि 4 चरण, तो 4 चरण, बहुत सारे
मैंने वीडियोस देखा यूट्यूब पे भी कि केवल 2 चरण कहते हैं कि 2 चरण आप लिख लो नंबर बराबर मिलेगा, ऐसा नहीं है। मत्तक यंद सवैया चाहे दुर्मिल सवैया, दोनों में आपको चारों चरण लिखना पड़ेगा। मतलब 4 लाइन का उदाहरण आपको लिखना पड़ेगा बच्चों। यदि आप सोच रहे हैं कि हम 2 लाइन लिख देंगे तो नंबर आपके डेफिनेट कटने ही कटने हैं। ठीक, तो चलिए मत्तक यंद सवैया का देखिए, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूं जानी निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। अब ऐसे ही तरीके से आप याद करोगे तभी होगा। अब आप जैसे सुलेख पढ़ते हैं उस तरीके से याद नहीं हो पाएगा। नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे, ताहि अहीर के छो छैया, छैया भरी छाछ पे नाच नचावे। ऐसे आप 2-4 बार जब पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अच्छे अभेद सुभेद बतावे। नारद के सुख व्यास रटे, पची हारे तऊ पुनि पार न पावे, ताहि अहीर की छो हरिया, छचिया भाई छाछ पे नाच नचावे। तो आपको जब भी सवैया याद करना हो तो ऐसे ही याद करना जैसे मैं आपको बता रहा हूं। आप लोगों के यहां मान लीजिए रामायण की कथा होती होगी, तब वहां पर सवैया मतलब एक अभिनेता के द्वारा, एक कलाकार के द्वारा गाया जाता है और ऐसे ही तरीके से गाया जाता है। जैसे दुर्मिल का देखिए बच्चों, इसके अनुरूप कहें किसको, वह कौन सुदेश समुन्नत है, समझे सुरलोक समान इसे, उनका अनुमान असंगत है। कभी कोविद वृंद बखान रहे, सबका अनुभूत यही मत है, उपमान विहीन रचा विधने, बस भारत के सम भारत है। ऐसे ही आप जब 2-4 बार पढ़ोगे तो ऑलरेडी याद हो जाएगा। ये प्रैक्टिस के ऊपर याद होता है। और तरीका, अब आप सुलेख जैसे इसके अनुरूप कहें किसको, वह कौन सुदेश समुन्नत, ऐसे में कभी याद नहीं हो पाएगा। तरीका इस आप हमारे अनुसार आप पढ़ो इसको, इसके अनुरूप कहें किसको, वह कौन सुदेश समुन्नत है, समझे सुरलोक समान इसे, उनका अनुमान असंगत है। कभी कोविद वृंद बखान रहे, सबका अनुभूत यही मत है, उपमान विहीन रचा विधिने, बस भारत के सम भारत है। ऐसे आप जब तरीके से तैयार करते हैं बच्चों तो आसानी से याद हो जाता है। इसको काउंट भी कर सकते हैं। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 फिर 20 21 22 23 24, टोटल 24 वर्ण है। इसमें काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो ये देखिए प्रत्येक चरण में 24 है। और आपके मत्तक यंद सवैया की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 23 है ना भैया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। आधा को मत गिन लेना, ठीक है ना। वर्ण आप पूरे की काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से मत्तक यंद सवैया और दुर्मिल सवैया। चलिए देखते हैं रुबैया छंद है क्या। वैसे यहां पर देखिए पहले परिभाषा, वैसे यहां पे जैसा चाहिए वैसे परिभाषा आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक प्रकार से इसके गुण के बारे में वही परिभाषा हम मान लेते हैं। उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है। मतलब रुबैया क्या है, उर्दू फारसी का एक लेखन शैली है, एक प्रकार से शैली है जिसमें 4 पंक्तियां होती है। इसके पहली और दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है। देखिए इसका मेन पहचान यही है रुबैया छंद का। एक शैली है, हम लिख देते हैं, कोई हम कविता लिखते हैं ना, जैसे कविता लिखने की एक शैली है उर्दू और फारसी में। अब इसमें सबसे बड़ा पहचान ये होता है कि पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति में तुक। जैसे मान लीजिए बड़ा शब्द है, मतलब दीर्घ शब्द है, तो तीनों में दीर्घ शब्द होना चाहिए। जैसे पानी, रानी, शानी, ऐसे तो शब्द मिलने चाहिए। जैसे नहीं कि बोलते हैं आदि का अनादि, ठीक है, अकादि, तो ये ऐसे शब्द लास्ट में मिलने चाहिए। ये इसका पहचान है रुबैया छंद का। ठीक है, उर्दू और फारसी का एक छंद है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे यहां से पूछ दिया जाता है कि उर्दू और फारसी का निम्नलिखित में से कौन सा छंद है, या उर्दू और फारसी लेखन शैली का कौन सा छंद है, तो वहां पर ऑप्शन रहेगा रुबैया छंद। यहां से एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। किस छंद में पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है, तो रुबैया छंद। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं और आपके मन में, इसलिए मैं कहता हूं बच्चों,
आपकी बुक में भी यही लिखा हुआ मिल जाएगा। जो बच्चा पढ़ रहा है उसको समझ में आ रहा होगा कि ये क्यों हम यहाँ पे आए हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो चीज है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, उर्दू और फारसी। उर्दू और फारसी का फारसी भाषा में लेखन शैली का कौन सा छंद है? तो रुबैया छंद। पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है किस छंद में? तो रुबैया छंद में। ओके, दो चीज क्लियर हो गया। आपको याद कैसे कितना करना है? पहला पॉइंट कि भाई उर्दू फारसी, क्या याद करना है? उर्दू फारसी का एक छंद है या लेखन शैली है, पहली भाषा में इसको लिखना है। और फिर इसमें 4 पंक्तियों में पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है। तो आपकी परिभाषा क्लियर हो गई। इसके बाद उदाहरण में देखिए जरा, यहां देखो बड़ा शब्द है डी, फिर री, फिर सी, मतलब सब में दीर्घ शब्द है। आंगन के लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देता है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। देखो सब में दीर्घ शब्द है, तुक मिलाया जाता है। दीर्घ शब्द ना बच्चों, सभी में तुक मिलाया जाता है। आंगन के लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देता है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। ये 12th क्लास के ही रुबैया नामक चैप्टर से ही लिया गया कविता है, इसलिए आप लोग परेशान नहीं होंगे रुबैया छंद के लिए। इतना आप लोग लिख देंगे, बिल्कुल याद हो जाएगा। आप लोग हिंदी का जो मैंने अभी तक वीडियो अपलोड किया है उसका भी एक प्लेलिस्ट बना है, उसमें जाकर के आप देखिए और पूरा नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि अभी हिंदी का नोट्स हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स ऑलरेडी हमारे चैनल पर है ना प्रोवाइड किया जाता है, और साथ में हमारे ऐप के माध्यम से भी दिया जाता है। डिस्क्रिप्शन पे हमारे शिव कोचिंग क्लासेस का ऐप भी मिल जाएगा। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।